जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। और इसके साथ ही पॉलिटी की जो रेगुलर क्लास चल रही है इसमें आज हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की। इससे पहले हमने बात की थी प्रधानमंत्री की और उससे पहले उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की। तो अब आपको ध्यान आ रहा होगा कि हम संघ की कार्यपालिका के विषय में चर्चा कर रहे हैं और संघ की कार्यपालिका के विषय में हमने देखा था कि उसमें कौन कौन होता है। उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो आज हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में। और इसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी? महान्यायवादी की, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करेंगे। उसके क्या एक चीज़ है, तो हम कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिससे आपके क्वेश्चन बने और आप छोड़कर आ जाए। ठीक है, तो हम सारे टॉपिक कवर अप करेंगे जो जिन से क्वेश्चन बनते हैं। और इन सभी में आप देखेंगे जब आप इसको पढ़ेंगे, जो लोग एक्सपीरियंस हैं, जो लोग रेगुलर एग्जाम देते रहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिन्होंने कई बार दिया है, या फिर जो लोग लास्ट ईयर के पेपर्स को सॉल्व करते हैं, तो उनको आसानी से पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन इससे क्रिएट हो रहे हैं। साथ में पढ़ते हुए चलेंगे। जो लोग नए हैं तो प्रैक्टिस करते रहे साथ में, जैसे कि डेली एक टॉपिक खत्म होने के बाद क्वेश्चन आंसर्स में आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, तो उस क्लास को करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सके। तो यहां तक हमने बात की केंद्रीय मंत्रिपरिषद की। अब हम बात करेंगे, जो प्रधानमंत्री की बात हमने यहां तक कर ली है, अब केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात करेंगे। तो जो भी डाउट हो आप लोगों का वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। जैसे लास्ट जो क्लास थी हमारी, आज कल की जो क्लास थी उसमें हमने क्या बात किया था, उसमें प्रश्न उत्तर की बात की थी जो प्रधानमंत्री के संबंध में था। अब उसमें एक क्वेश्चन कमेंट में था सोनू कुमार का कि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है, ये क्वेश्चन था। तो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता है, यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनको संबोधित करता है अपना त्यागपत्र। ठीक है, तो ऐसी कोई भी डाउट हो तो आप कोशिश कीजिए कि 9 बजे जब क्लास अपलोड हो जाए तो आप लोग सभी लोग क्लास देख लें, जो भी डाउट हो उसमें आप डाल दें ताकि मैं कमेंट को पढ़ सकूं और टाइम से पहले अगली क्लास में जो अगली वीडियो में रिकॉर्ड करूं तो उसमें आपके कमेंट्स ले सकूं। चलिए, बाकी बहुत से लोगों ने अच्छा काम किया है, प्रश्न उत्तर दिया है। जैसे संगीता हैं वो रेगुलर हर एक क्लास को कवर अप करती हैं। अभिषेक गुप्ता हैं वो रेगुलर क्लास को देखते हैं और हर एक को जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज होती है उसमें क्वेश्चन आंसर्स का आंसर, हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ऐसी रानी भाटी हैं, उन्होंने भी हर एक वीडियो को देखा है, बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं वो लोग। तो मेरा मानना है कि अब वो लोग खुद अपने आप में महसूस कर रहे होंगे कि उनको बहुत सारी चीज़ें जो है अब मिल रही हैं, अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। अगर वो लोग ये वीडियो भी देख रहे हैं और सुन रहे हैं मेरी बात को, तो ज़रूर कुछ कमेंट कीजिएगा कि कितना अच्छा आपको सीखने को या जानने को मिल रहा है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद की। चलो, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के जो है, या हम बात करें संविधान की अपने, तो जो हमारा संविधान है यानी कि भारत का जो संविधान है, इसमें जो सरकार की व्यवस्था है वो कैसी है? जो सरकार की व्यवस्था है वो संसदीय व्यवस्था है। हम इस चीज़ को पीछे से कितनी बार देखते हुए आ रहे हैं। तो जो ये संसदीय व्यवस्था है वो हमने कहाँ से ली है? वो हमने ब्रिटेन से ली है। ठीक है, बड़े ही आराम से चीज़ों को समझेंगे। तो संसदीय व्यवस्था जो हमने ब्रिटेन से प्राप्त की है, वहाँ से विचार को लिया है। हालांकि सब कुछ एक समान नहीं है, वो भी मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। तो संसदीय व्यवस्था हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया। जो हमारे संविधान में संसदीय व्यवस्था है उसमें हम देखते हैं कि एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है, या कहा जा सकता है कि एक राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए जो हमारा राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था जो बनती है हमारे संसदीय व्यवस्था में, उसको एक सुचारू रूप से चलाने के लिए हम क्या देखते हैं कि एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी शब्द का इस्तेमाल जो किया गया है वो किसके लिए किया गया है? वह किया गया है मंत्रिपरिषद के लिए। मंत्रिपरिषद के लिए। और इस मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है? तो हम सभी जानते हैं प्रधानमंत्री करता है। देखिए, आराम से चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ मैं, एक एक कंसेप्ट, एक एक पॉइंट में बता रहा हूँ। जो लोग नए हैं वो भी कर सकते हैं आराम से, जो लोग एक्सपीरियंस है वो आराम से चीज़ों को और एडवांस लेवल पे समझ सकते हैं। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो ये जो मंत्रिपरिषद होता है, इस मंत्रिपरिषद को इतने विस्तार से हमारे संविधान में नहीं बताया गया, यानी कहा जा सकता है कि विस्तार से इसके बारे में चर्चा नहीं की गई है, विस्तार से चर्चा
नहीं की गई है। फिर संक्षेप में क्या बताया गया है? संक्षेप में 2 आर्टिकल्स दिए गए हैं इसके लिए, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। हालांकि हम 4 आर्टिकल्स पर बात करेंगे आज की क्लास में, और इस टॉपिक को हम 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो एक क्लास जो होगी आज हमारी करेंगे, इसके हर एक जो पहलू हो सकते हैं, शुरुआती पहलू, उसको हम लोग समझेंगे। तो जो अनुच्छेद 74 है और एक अनुच्छेद आपका 75 है, ठीक है। तो विस्तार से चर्चा नहीं की गई है, लेकिन 74 और 75 में इसके बारे में संक्षेप में बताया गया है, यानी कि कम शब्दों में समझाया गया है। जैसे कि 74 की अगर हम बात करें तो 74 में क्या चीज़ बताई गई है, जैसे कि आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा है कि मंत्री परिषद होगा, एक मंत्री परिषद के विषय में बताया गया है, मंत्री परिषद होगा। और 75 में किस चीज़ को बताया गया है? 75 में बताया गया है कि जो मंत्री परिषद है उसकी नियुक्ति कैसे होगी, यानी कि जो मंत्री हैं, है ना, मंत्री लोग हैं, उनकी नियुक्ति, वेतन भत्ते, शपथ इत्यादि को बताया गया है, कार्यकाल वगैरह उन सबको बताया गया है 75 में। तो हम यहाँ तक इन चीज़ों को समझते हुए आते हैं कि इनको किस तरीके से जो मंत्री परिषद है हमारा, उसका नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री उसका नेतृत्व करता है। तो इस चीज़ को हम यहाँ तक देखते हैं कि जो हमारा संविधान है उसमें संसदीय व्यवस्था है, और उस संसदीय व्यवस्था में राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, जिसे हम मंत्री परिषद कहेंगे। और वो जो मंत्री परिषद है उसका नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। हालांकि संविधान में मंत्री परिषद के विषय में इतने विस्तार से चर्चा नहीं की गई है, लेकिन 74 और 75 में इनके बारे में कंप्लीट सी चीज़ों को समझा दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है इनका संवैधानिक प्रावधान और कौन कौन से आर्टिकल्स जो हमारे इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बने रहिए लास्ट तक क्लास के, और अगर आपको कोई भी चीज़ नई मिल रही है, नया कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच में सपोर्ट करें हमें। और इसमें हम देखते हैं कि जो संविधान है हमारा, उसमें जो कुछ संवैधानिक प्रावधान है, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो केंद्रीय मंत्री परिषद का संवैधानिक प्रावधान है वो क्या कहता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब संवैधानिक प्रावधानों के विषय में। ठीक है, संवैधानिक प्रावधानों में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं इसमें, तो इसके कुछ अनुच्छेद हमें देखने होंगे। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 77, 76 नहीं, अनुच्छेद 77 और अनुच्छेद 78। तो केंद्रीय मंत्री परिषद के विषय में हम अगर ये 4 आर्टिकल सही से समझ लेते हैं तो हमारा ये टॉपिक अच्छे से हो जाता है। तो इसमें जो 74 वाला है, इसमें क्या कंसेप्ट बताया गया है? जो आर्टिकल 74 है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और परामर्श एवं सलाह के लिए क्या होगा? एक मंत्री परिषद होगा। इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझा के आ रहा हूँ, मैं पीछे भी पढ़ा के आ रहा हूँ। मंत्री परिषद होगा, और इस मंत्री परिषद का नेतृत्व करता कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, जो भारत का पीएम है वह होगा। ठीक है, इस मंत्री परिषद का काम क्या है? इस मंत्री परिषद का काम है कि वह उचित सलाह और परामर्श दे, किसको? राष्ट्रपति को जो है ये क्या करे? उचित सलाह एवं परामर्श प्रदान करे। तो परामर्श के अनुसार जो कार्य करेगा वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो यहाँ पे परामर्श प्रदान करे, और इस परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। कार्य कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति करेगा, यानी कि जो परामर्श किसने दिया है? मंत्री परिषद ने दिया है, और जिसका नेतृत्व करता कौन है? प्रधानमंत्री है। 74 में इस चीज़ को बताया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए, कार्यों में सहायता के लिए परामर्श और सलाह देगा कौन? मंत्री परिषद देगा, जिसका नेतृत्व करने वाला कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, और यह परामर्श के आधार पर ही राष्ट्रपति अपने कार्यों को करेगा। तो क्या यह बाध्यकारी है? ठीक है, तो ये एक सेंस में तो बाध्यकारी है, एक सेंस में नहीं। इसके लिए हमें जो है 2 ऐसे संविधान संशोधनों को देखना होगा,
और समझना होगा। तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं और समझ लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ तक आप लोग लिखते रहिएगा, और जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं थोड़ी देर के लिए पीछे हट भी जाता हूँ बोर्ड से, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में पहले समझ लें, फिर बाद में आप नोट डाउन भी कर लें। तो इस कंसेप्ट को समझते हैं। तो क्या ये बाध्यकारी होगा? तो देखिए, संविधान में एक संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये संशोधन अधिनियम आया। इसके अनुसार क्या कहा गया? देखिए, इंदिरा गांधी के टाइम में आया, तो इंदिरा गांधी जी के टाइम उस समय डिक्टेटरशिप वाला टाइम था कुछ, तो उस समय क्या कहा गया? इसमें क्या कहा गया? इसमें ये कहा गया कि जो मंत्री परिषद, यानी कि मंत्री परिषद क्या करे? मंत्री परिषद जो भी सलाह देगा, है ना, मंत्री परिषद के द्वारा दी गई सलाह या परामर्श जो है वह बिल्कुल वैसे ही मानना पड़ेगा जैसे मंत्री परिषद ने सलाह दी है, उसमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो उसको मानना पड़ेगा, राष्ट्रपति को जो है उसको मानना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति पर क्या होगा? राष्ट्रपति पर यह बाध्यकारी होगा। बात समझ में आ गई? लेकिन इसके बाद 44वां संविधान संशोधन आया, और हम सभी लोग जानते हैं कि 44वां संविधान संशोधन ने अधिकांश मामलों में 42वें संविधान संशोधन के कई पहलुओं को पलट कर रख दिया था। लेकिन इसने पलटा नहीं, बस थोड़ा सा एक बदलाव कर दिया। क्या बदलाव कर दिया? कि इसने अब अनुच्छेद 74 में यह लिखवा दिया, जैसे 42वें में यह लिखवा दिया कि बाध्यकारी होगा, तो अब 44वें 74 में क्या लिखवा दिया? ये लिखवा दिया, 1978 में यह संशोधन हुआ था, ये लिखवा दिया कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति को माननी होगी, लेकिन राष्ट्रपति को एक शक्ति दे दिया गया, एक कहा जा सकता है कि एक सुविधा प्रदान कर दी गई कि वह परामर्श को या सलाह को क्या कर सकता है? पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। कि एक बार जो है वह मंत्रिपरिषद से ये कह सकता है कि भाई आपने जो ये परामर्श दिया है मुझे कि मुझे इस पर काम करना है, तो आप एक बार इस पर विचार कर लो, इस पर क्या कर लो? विचार कर लो। अब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ने क्या किया कि उस सलाह पर विचार कर लिया, उस सलाह पर क्या कर लिया? विचार कर लिया। विचार करके पुनः जो है राष्ट्रपति को दिया। अब राष्ट्रपति अब बाध्यकारी हो जाएंगे। अब क्या है? अब वो बाध्यकारी हैं। किस लिए? उस परामर्श को मानने के लिए कि उनको ये करना ही होगा। क्लियर है? तो ये करवा दिया गया किसमें? जो अमेंडमेंट हुआ 44th अमेंडमेंट 1978 में, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में, इसके द्वारा क्या करवा दिया गया कि राष्ट्रपति को अगर जो परामर्श दिया गया है वह परामर्श राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, और मंत्रिपरिषद उसे फिर से राष्ट्रपति को देता है, वापस आ गया उसके बाद और पुनः वही सलाह राष्ट्रपति को पुनः देता है, तो राष्ट्रपति को जो है उस पर काम करना होगा, उस पर आगे कार्यवाही करनी होगी। राष्ट्रपति उसे मना नहीं कर सकता है, यानी कि अब वह बाध्यकारी होगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी सुविधा दी गई। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि राष्ट्रपति पर जो परामर्श की बाध्यकारिता है वो 42वें और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लगाई गई। थोड़ी सी एक सुविधा दी गई, हालांकि वह केवल नाम मात्र की एक सुविधा सी रह जाती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि 74 में क्या कहा गया, 74 में क्या कहा गया। 74 में ये कहा गया, अक्सर हम लोग केवल इतना ही पढ़ते हैं कि 74 में जो है राष्ट्रपति को जो है सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। लेकिन जो हम इन चीज़ों को भी हमें जानना चाहिए कि जो मंत्री परिषद सलाह दे रहा है, क्या वह सलाह राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है? तो हाँ, लौटा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। और ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा की गई। तो ये बाध्यकारिता डाली गई थी किस पे? 42 में तो ये कर दिया गया था कि जो दे दिया है अनुमति, जो दे दी है, यानी कि जो परामर्श दे दिया है, उसी परामर्श को बिल्कुल उसी तरीके से आपको राष्ट्रपति को मानना ही होगा। ठीक है? तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा एक चीज और हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह है ना, दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? जो मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह है वो न्याय योग्य नहीं है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उसको लेकर उसकी जो न्यायिक जांच कोर्ट नहीं कर सकता है। ठीक है? न्यायालय उसकी जांच नहीं कर सकता है। तो एक पॉइंट क्या बोला गया 74 में? देखिए 74 में तो आप इतना जानते हैं, एक पॉइंट और समझ लीजिए, जिनको नहीं पता है, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। ठीक है? तो यहाँ पर एक पॉइंट क्या आता है कि जो मंत्रियों ने यहाँ पर सलाह दी है, मंत्रियों ने क्या किया? सलाह दी। जो मंत्री परिषद है उसने सलाह दी है, तो मंत्रियों द्वारा दिया गया परामर्श या सलाह न्यायालय में क्या होगा?
जांच योग्य नहीं है, जांच योग्य नहीं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अक्सर इससे भी प्रश्न बन जाता है कि जो राष्ट्रपति को परामर्श दिया जाता है मंत्रिपरिषद द्वारा, तो क्या उसको न्यायालय में जांच किया जा सकता है, न्यायालय में उसकी संवैधानिकता पर प्रश्न उठाया जा सकता है? तो नहीं, ये सलाह है केवल। सलाह का मतलब क्या होता है, एक सेंस क्या निकल के आता है कि मानो या मत मानो, लेकिन यहाँ पर सलाह का सेंस कुछ अलग हो जाता है कि राष्ट्रपति पर ये बाध्यकारी हो जाता है। ये 42 और 44वां जो संशोधन है उसका किया धरा है यहाँ पर, तो इसी वजह से ये न्यायालय में जांच योग्य नहीं है, क्योंकि ये सलाह है, एक परामर्श है। अब जैसे कि मैं आपको परामर्श दे रहा हूँ, लगातार की सलाह दे रहा हूँ कि आप लोग जो है क्लास सुबह 9 बजे ही देख लीजिए, ताकि आपका जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डालें, तो मैं पहले उसे देख लूँ और फिर उसके बाद उसी दिन जब मैं रिकॉर्ड करूँ अगले दिन की क्लास, तो मैं उसमें आपके डाउट को सॉल्व कर सकूँ। तो ये मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, आपको परामर्श दे रहा हूँ। अब ये हो कि आप उसे माने या ना माने वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर 42वें और 44वें संशोधन ने क्या कर दिया, राष्ट्रपति पर एक इस सलाह को या परामर्श को बाध्यकारिता में बदल दिया। उससे पहले की स्थिति थोड़ी सी ढीली थी, या कह सकते हैं कि मानते थे, लेकिन एक हेल्दी कन्वर्जेशन होता था, या कहा जा सकता था अच्छी बातचीत होती थी। लेकिन 42वें में बाध्यकारी डाल दिया, एकदम बिल्कुल एज इट इज उसी तरीके से मानना है, कोई चेंज वेंज नहीं करना है। लेकिन पहले थोड़ा बहुत चेंजेस किया भी जा सकता था बात विमर्श करके। तो यहाँ पर परामर्श को क्या कर दिया गया है, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन अगर फिर से भेज दिया तो अब वहां पर पुनर्विचार के लिए जो भेजा था उसको अब फिर से बाध्यकारी बना दिया गया। तो ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये तो थी आपका आर्टिकल 74। तो मैं आशा करता हूं कि आर्टिकल 74 अब आपको लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें कोई भी डाउट नहीं बचा होगा कि आप ये समझें कि इसमें कुछ भी आप लोगों के लिए नहीं है, या कहा जा सकता है कि ऐसा कोई भी इसमें टर्म ऐसा नहीं है जो आप लोगों के एग्जाम्स में नहीं बने हैं। अक्सर इससे जो प्रश्न हैं वो बनते रहे हैं और अलग अलग रूपों में आपके सामने आते रहे। तो मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया अभी, इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से एक बार फिर से देखिए और पढ़िए अपने नोटबुक में जहाँ पे आपने नोट डाउन किया है। समझने की कोशिश कीजिए कि क्या इससे किसी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और किस किस प्रकार के प्रश्नों को इससे और बनाया जा सकता है। हालांकि जब हम प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे तो इस पर भी बात करेंगे। तो अगले हम देख लेते हैं जो अनुच्छेद 75 है, 75 है। देखिए अनुच्छेद 75 में क्या बताया गया है। अभी मैंने आप लोगों को बताया, पीछे जो संक्षेप में बताया गया 74 और 75 में ये चीज बताएंगे। जो सारी चीजें हैं इसमें वो क्या है, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति है ना, सबसे एक क्या बताया गया, प्रधानमंत्री नियुक्ति। तो जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, ठीक है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, ये किसमें है, अनुच्छेद 75 में ही इस चीज को बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी और एक अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति की जाएगी। वो मैं आप लोगों को पीछे समझा चुका हूं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी। प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है या नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है, नियुक्ति होती है। कौन करता है नियुक्ति, इनकी नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अनुच्छेद 75 में ही ये चीज बताई गई है कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री जो हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत का अर्थ क्या बताया था मैंने, एक तरीके से दया भावना। तो यहाँ पर इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति कभी भी हटा सकते हैं, जब तक विश्वास है सदन में तब तक वह नहीं हटा सकते। तो ये सारा कंसेप्ट मैंने प्रधानमंत्री वाले चैप्टर में आप लोगों को क्लियर किया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार प्रधानमंत्री वाली क्लास कर लें, फिर उनको और अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी। तो हम यह कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो ये बात भी किसमें बताई गई है, 75 में बताई गई है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति या अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसमें होगी, 75 में बताया गया। अनुच्छेद 75 में नियुक्ति कौन करेगा, उनकी राष्ट्रपति करेगा। और फिर इसके साथ ही जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करेगा, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ये सारी बात जो है किसमें बताई गई है, आर्टिकल 75 में बताई गई है। इसके अलावा हम बात करते हैं किसकी, शपथ की, है ना। शपथ भी क्या होगा,
यही तो होगा। शपथ कौन दिलवाता है इनको? शपथ राष्ट्रपति ही दिलवाता है, और राष्ट्रपति शपथ दिलवाएगा, और क्या क्या शपथ होगी वो सारी चीज भी किस में बताई गई है? 75 में ही बताई गई है। तो अब हो गया, देखो नियुक्ति हो गई, नियुक्ति होने के बाद क्या होगा? शपथ दिलाएगा। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह पर करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। तो अब यहाँ पर नियुक्ति हो गई। नियुक्ति होने के बाद क्या होगा? शपथ होगी। तो शपथ का भी प्रावधान किसमें बताया गया है? 75 में ही बताया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मंत्री परिषद है ना, वो भी 75 में बताया गया है कि जो मंत्री परिषद होगा, मंत्री परिषद, उसमें अधिकतम संख्या कितनी होगी, है ना, उसमें अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 15% होगी। अब ये 15% किसकी है? 15% है लोकसभा के कुल संख्या की। लोकसभा के कुल संख्या का 15% ही मंत्री परिषद में होगा। तो लोकसभा की कुल संख्या का 15% ही मंत्री परिषद में होगा। मंत्री परिषद में जो मंत्री हैं, मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? मंत्रियों की संख्या अधिकतम लोकसभा की कुल संख्या का 15% ही होगी। और ऐसा पहले नहीं था। कब से पहले नहीं था? ये कब किया गया? ये किया गया 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 51वां संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट 1991। ठीक है, तो 51वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया 2003 में। कब किया गया है? 2003 में किया गया था। 1991 लिख दिया, चलिए। तो 2003 में किया गया था 51वां संविधान संशोधन। कब किया गया? 2003 में किया गया था। तो इसके द्वारा क्या कर दिया गया? ये कर दिया गया कि 15% अधिकतम संख्या होगी। क्या होता था पहले कि सरकार बनाने के लिए दूसरे दल के नेता को अपने में शामिल करने के लिए, या दूसरे दल का जो नेता है, उसके जो सांसद है, उसको अपने दल में शामिल करने के लिए क्या कहते थे? भाई तुमको जो है मंत्री बना लेंगे, तुमको मंत्री बना लेंगे, तुम आ जाओ, तुमको ये विभाग दे देंगे। अब यहाँ पर क्या होता था कि दूसरे दल के जो सांसद है वो उनको छोड़कर इनके पास, दूसरे पार्टी के पास आ जाते थे। अब इस चीज को देखा गया कि बहुत सारे मंत्री हो गए, बहुत सारे कार्यालय हो गए, बहुत सारे जो है मंत्रालय हो गए, तो ये तो बड़ा ही विकट समस्या आ गई थी। एक तो अनस्टेबिलिटी बनी रहती थी। तब यहाँ पर 2003 में क्या किया गया कि 91 जो संविधान संशोधन है वो लाया गया, और ये निर्धारित कर दिया गया कि जो लोकसभा की कुल संख्या है उसका अधिकतम 15% ही मंत्री परिषद होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा ये भी किस में बताया गया है? ये भी अनुच्छेद 75 में ही बताया गया है। इसके अलावा क्या बताया गया है कि यदि कोई नेता दल बदल से, या कोई मंत्री दल बदल से अयोग्य घोषित होता है, दल बदल कानून के द्वारा अयोग्य घोषित होता है। दल बदल किस में है? अनुसूची 10 में। अनुसूची 10 में क्या बताया गया? दल बदल कानून को बताया गया है। अनुसूची 10 में दल बदल विरोधी कानून को बताया गया। तो कभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, अच्छे से बताऊंगा इसके बारे में भी। तो अगर कोई अयोग्य घोषित किया गया है तो वह मंत्री नहीं बन सकता है, तो वह मंत्री नहीं बन सकता है। यह भी किस में बताया गया है? 75 में ही बताया गया है और समझाया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो मंत्री परिषद होगा, ठीक है, जो मंत्री परिषद होगा, मंत्री परिषद का सामूहिक, मंत्री परिषद का क्या? सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है? तो लोकसभा के प्रति। किसके प्रति होगा? लोकसभा के प्रति होगा सामूहिक उत्तरदायित्व। जो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसके प्रति होगा? लोकसभा के प्रति होगा। मंत्री परिषद का सामूहिक लोकसभा उत्तरदायित्व किसके प्रति होगा? लोकसभा के प्रति होगा। देखिए, उत्तरदायित्व भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 2 प्रकार के उत्तरदायित्व हमारे पास, हमारे देश में, हम अपने संविधान में देखते हैं, तो या हम अपनी परंपराओं में देखते हैं। उसको हम अभी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, लेकिन अभी बेसिक जो पॉइंट है मैं वो बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को आगे कंफ्यूजन ना हो। तो मंत्री परिषद, ये भी बात किसमें बताई गई है? 75 में बहुत अच्छे से समझाया गया है कि मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके लिए होगा? लोकसभा के प्रति होगा, यानी कि अपनी कार्यवाही के लिए जवाबदेह कहाँ होगा? लोकसभा में वो जवाब देगा। इसके अलावा ये भी अनुच्छेद 75 में ही ये बात बोली गई है कि यदि कोई व्यक्ति, यदि
कोई व्यक्ति जो कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और वह मंत्री बनता है, तो उसे 6 माह के भीतर, ये बात भी हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं लगातार, तो किस अनुच्छेद में है, ये भी 75 में है कि 6 माह के भीतर उसे किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। अगर वह सदस्यता नहीं लेता है तो क्या होगा कि वह मंत्री पद से बर्खास्त हो जाएगा, उसे मंत्री पद से त्यागपत्र देना होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 75 में ही क्या बताया गया है, मंत्रियों के वेतन, भत्ते, सुविधाएं, जो भी प्रिविलेजेस हैं, प्रिविलेजेस उन्हें दिए जाएंगे, सुविधाएं वगैरह दी जाएंगी, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, निर्धारित की गई हैं। और ये निर्धारित कौन करेगा, वेतन भत्ते यहाँ पर निर्धारित करेगा संसद। जो पार्लियामेंट है हमारी, पार्लियामेंट जो है समय समय पर इनके वेतन और भत्ते निर्धारित करेगी मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की, जो मंत्रिपरिषद के मंत्री होंगे उनकी समय समय पर ये निर्धारित करेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अनुच्छेद 75 है, इतने सारी चीज़ों को समेटे हुए, इन सबको आप लोग अलग अलग पढ़ते होंगे। तो आर्टिकल 75 याद रखिए, तो ये आर्टिकल 75 में ये सारी चीज़ें आती है, नियुक्ति है, शपथ है, राष्ट्रपति इनको नियुक्त करेगा, ये सारी बातें इसमें बताई गई है। प्रसाद पर्यंत काम करेगा राष्ट्रपति के, ये भी 75 में बताया गया है। मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या 15% हो सकती है, किसकी, लोकसभा की कुल संख्या की 15% हो सकती है, ये कंसेप्ट भी इसी में ही बताया गया, किसमें, 75 में बताया गया, 75 हमें बताया गया। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा लोकसभा के प्रति, ये सबसे क्वेश्चन बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, ऐसे ही क्वेश्चन बना हुआ है, क्या बना हुआ है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्लियर है। तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है लोकसभा की, 15% हो सकती है। या फिर ये पूछ सकता है कि मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या 15% होती है, तो इसमें कुल संख्या किसकी होती है, तो लोकसभा की होती है। इसके अलावा ये किस अनुच्छेद द्वारा, किस संशोधन के द्वारा ये निर्धारित किया गया 15%, 91 संशोधन के द्वारा। 6 माह के भीतर एक सदन का सदस्यता अगर नहीं लेता है कोई व्यक्ति, और जो दोनों में से किसी के सदस्य नहीं है, तो मंत्री पद से हट जाएगा। वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है, संसद निर्धारित करती है। ये सब किस में बताया गया है, ये सब बताया गया है अनुच्छेद 75 में। ठीक है, अनुच्छेद 75 में इस बात को बताया गया। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, एक बात ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति मंत्री है, अगर कोई व्यक्ति मंत्री है और मान लेते हैं कि वह राज्यसभा का सदस्य है, ठीक है, वह राज्यसभा का सदस्य है और वह मंत्री है केंद्र में। अब वह जो राज्यसभा का सदस्य है मंत्री, तो ये मंत्री का नाम क्या है, ए है, ठीक है। अभी ए नाम का जो मंत्री है, यह है लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह की कार्यवाहियों में हिस्सा ले सकता है, कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, उसमें बोल सकता है, ठीक है, लेकिन क्या नहीं कर सकता, मत नहीं डाल सकता, ठीक है, वोट नहीं डाल सकता। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, ये अक्सर प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि राज्यसभा से बना मंत्री लोकसभा में ऑफ स्टेटमेंट होंगे कि वोट डाल सकता है या नहीं डाल सकता है, इस तरीके से आराम से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये बात नोट करके आप अलग से भी लिख सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि 75 में जो है, 75 में ये सारी कहानी जो आप अलग अलग पढ़ते हैं वो सब एक जगह है 75 में। ये तो मैंने शुरू में ही बताया कि जो संवैधानिक प्रावधान है उसमें 74 और 75 में ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद को एक तरीके से समेटा गया है, संक्षेप में बताया गया, विस्तार से विवरण नहीं किया गया है मंत्रिपरिषद का हमारे देश के संविधान में। चलिए, अब इसके बाद जब हम बात करते हैं किसकी, आर्टिकल जो 77 है उसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया आप लोगों को कि 74, 75, 77 और 78 जो ये 4 आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद आपका क्लियर है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं रहेगा। बस कुछ जो माइल्यूट सी या टेक्निकल या ट्रिकी चीज़ें हैं जिनसे हमारे क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, तो इसीलिए मैंने उसके लिए क्लास अलग ही रखी है बिल्कुल, ताकि इसमें और उसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो यहाँ पर अभी तो हम बेसिक चीज़ों को ही, इन 4 आर्टिकल्स को ही समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है उन ट्रिकी चीज़ों पर चलेंगे, जो कि हमारी अगली क्लास होगी, बिल्कुल उसी को ही समर्पित होगी, ट्रिकी क्लास को ही समर्पित होगी। ट्रिकी का मतलब ये मत समझिएगा कि मेरी कहानी समझाऊंगा या फिर चुटकुला सुनाऊंगा या फिर एक लाइन बताऊंगा, एक कविता बताऊंगा कि ऐसे याद कर लो। ट्रिकी का मतलब है कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन में कोई ऐसा शब्द आ जाता है जो उस क्वेश्चन का भाव ही बदल देता है। तो ऐसे कौन से शब्द हो सकते हैं, तो उन्हें ट्रिकी कहते हैं। तो पता नहीं कब ये ट्रिकी जो है उस तरीके के ट्रिक में बदल गया कि इस तरीके से याद कर लें तो याद हो जाएगा। ट्रिकी का मतलब ये होता है रियलिटी की, ऐसे कुछ शब्द जो प्रश्नों के अर्थ को बदल दें, भावनाओं को बदल दें, भाव को बदल दें, जिससे आपका उत्तर बदल जाता है, वो ट्रिक है।
ठीक है, कि अगर आपने उस चीज को समझ लिया, उन शब्दों को पकड़ लिया, तो वो ट्रिक है। ठीक है, वो ट्रिक नहीं है कि आप कविताओं को रट रहे हैं या चुटकुलों को याद कर रहे हैं, कहानियों को याद कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप अब आपको वास्तविक चीजें समझ में आ रही होंगी कल्पना से बाहर निकल के। अब इसमें बात कर लेते हैं, कौन सा है, अनुच्छेद 77। देखिए, अनुच्छेद 77 में ये बताया गया है कि जो भारत सरकार की कार्यवाहियां हैं, ठीक है, उसका संचालन के बारे में बताया गया है। ठीक है, क्या बताया गया इसमें, सबसे पहले जो इसका हेडिंग होता है एक तरीके से, भारत सरकार की कार्यवाहियों का संचालन, इसके बारे में इसमें बताया गया 77 में, अनुच्छेद 77 में। इसमें क्या चीज कंसेप्ट क्लियर किया गया, इसमें यह बताया गया कि राष्ट्रपति जो है कुछ नियम बना सकता है, राष्ट्रपति कुछ नियम बना सकता है। नियम किस लिए, ताकि भारत सरकार के जो कार्य हैं वो सुगमता से हो सके, आसानी से हो सके। तो यहाँ पे राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह भारत सरकार की होने वाली जो कार्यवाहियां हैं, है ना, भारत सरकार की कार्यवाही, भारत सरकार की जो होने वाली कार्यवाही है उसको सुगम बना दे, कार्यवाहियों को सुगम बनाने के लिए नियम बना सकता है। कौन बनाता है, 77 में किसको बोला गया, राष्ट्रपति जो है कुछ नियम बना सकता है कि भारत सरकार के जो काम है वो आसानी से हो सके। और इसके बीच, इसके अलावा जो राष्ट्रपति है वह कुछ कार्यों के आवंटन के लिए, कार्यों के आवंटन के लिए भी नियम बना सकता है। नियम किसके बीच, कार्यों का आवंटन यानी काम का बंटवारा, तो जो मंत्री हैं, मंत्रियों के मध्य, तो मंत्रियों के मध्य कार्यों के आवंटन को लेकर भी राष्ट्रपति कुछ नियम बना सकते। देखिए, अब यहाँ पर नियमों खुद थोड़ी बनाएंगे, नियम यहाँ पे प्रधानमंत्री के साथ बैठकर बनाएंगे कि किस तरीके से हम कार्यों को एक दूसरे के बीच में आसानी से बांट दे ताकि वो आराम से काम कर सकें। और उसके अलावा अगर कोई दुविधा आ रही है काम को करने में, किसी काम को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इस ऐसे क्या ईजीएस्ट नियम बना लिए जाएं जिसकी वजह से भारत सरकार के वो काम जो है आसानी से हो सके। तो इस चीज़ को हम देखते हैं 77 में। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो कार्यवाहियों का संचालन है, तो इसका मतलब एक क्या चीज हो जाती है, इसका मतलब ये हो जाता है कि भारत सरकार का जो भी काम होते हैं वो किसके नाम से होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। तो राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं किस, भारत सरकार के जो भी कार्यवाहियां हैं, जो भी कार्यपालक कार्यवाहियां हैं, है ना, जो अभी एग्जीक्यूटिव काम है, कार्यपालक कार्यवाहियां, है ना, ये भी आपने कई बार क्वेश्चन में देखा होगा, प्रश्नों को पढ़ा होगा। तो अब यहाँ पे आपको जिन्होंने एग्जाम्स दिए हैं या लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व किए हैं थोड़ा बहुत भी, तो अब उनको कंपाइल लग रहा होगा, एक संगठित तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सब किस में बताया गया, 77 में बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के नाम से भारत सरकार के जितने भी कार्यपालक कार्यवाहियां होती हैं, सारे काम किसके नाम से होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। और उसी तरीके से अभिव्यक्त भी किए जाते हैं कि ये राष्ट्रपति के नाम से ही किए जा रहे हैं, राष्ट्रपति का नाम होता है और उनके हस्ताक्षर के माध्यम से, उनके मुहर के माध्यम से काम होते हैं। लेकिन करता कौन है वास्तविक रूप में, करता है जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सा कंसेप्ट हो गया कि कार्यवाहियों का संचालन अगर हो रहा है तो उसमें कार्यवाही मतलब राष्ट्रपति के नाम से सारे कार्यपालिक कार्यवाही होते हैं। तो ये किस में बताया गया है, अनुच्छेद 77 में इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझाया गया है कि राष्ट्रपति के नाम से सारे काम होंगे। राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यवाहियों को सुगम और सरल बनाने के लिए कुछ नियम बना सकता है और मंत्रियों के बीच में कार्यों का आवंटन भी कर सकता है। तो ये 77 में इस चीज को बताया गया। 77 में क्या बताया गया, भारत सरकार की कार्यवाहियों का संचालन कैसे होगा और किस तरीके के नियम उसमें कौन बना सकता है, तो राष्ट्रपति बना सकता है। और किसके नाम से होता है, राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं बचा है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। माफ कीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा हूँ, कल वाले क्लास की याद हो गई, याद आ रही है लगता है मुझे कि क्वेश्चन आंसर्स किए थे कल, तो वही वाले चीजें याद आ रही हैं। चलिए कोई नहीं, अगला आर्टिकल देखते हैं। ठीक है, अगला अनुच्छेद देखते हैं कि अगला अनुच्छेद क्या है। तो अगला अनुच्छेद है आपका 78। ठीक है, 78। तो आर्टिकल 78 जो बताता है वो क्या बताता है, वो एक तरीके से प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के विषय में बताता है। प्रधानमंत्री के कर्तव्य,
अब ये कर्तव्य किसके प्रति हैं प्रधानमंत्री के? यह कर्तव्य हैं राष्ट्रपति के प्रति। कैसे? कि प्रधानमंत्री संघीय प्रशासन के संबंध में जो भी मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय लेती है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो निर्णय लेती है संघीय प्रशासन के माध्यम, यानी केंद्र का प्रशासन किस तरीके से चलाना है, उसके मामले में जो भी निर्णय लेगी उसकी जानकारी, उसकी सूचना वह किसको देगा? राष्ट्रपति को देना चाहिए। ठीक है, बाध्यकारी नहीं लेकिन देना चाहिए, ये आर्टिकल 78 में बोला गया है। तो ये मंत्रिपरिषद के जो भी निर्णय है संघीय प्रशासन को लेकर, यहाँ लिख देता हूं मैं मंत्रिपरिषद, ताकि आपको ध्यान रहे, लिख भी लीजिएगा आप लोग। तो संघीय प्रशासन के संबंध में मंत्रिपरिषद के जो भी निर्णय है उसकी सूचना राष्ट्रपति को देना चाहिए, ये प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य होगा। इसके अलावा संघीय प्रशासन की सूचनाएं अगर राष्ट्रपति मांगता है, उधर लिख देते हैं, ठीक है, तो जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति अगर कोई सूचना मांगते हैं किस संबंध में? सूचना मांगते हैं जो संघीय प्रशासन है, संघीय प्रशासन के संबंध में अगर राष्ट्रपति कोई सूचना मांगते हैं तो वो प्रधानमंत्री को या मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति को देना है। ठीक है, तो यहाँ मैं पीएम लिख देता हूँ, पीएम से आप लोग समझ जाइएगा कि मैं मंत्रिपरिषद की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है? पीएम करता है। तो यहाँ पर सूचना अगर राष्ट्रपति मांग रहे हैं संघीय प्रशासन के संबंध में, केंद्र का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन कैसे चल रहा है, कानून व्यवस्था कैसे चल रही है, तो वो पीएम को सूचना देगा किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी पीएम को। तो ये पीएम जो है सूचना देंगे किसे? राष्ट्रपति को, जो कि संघीय प्रशासन के संबंध में होगा। तो यहाँ पर हम ये चीज देख सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है, यदि कोई कानून है या कोई विधेयक है या कोई नोटिस है या कोई आदेश है जो कि एक मंत्री द्वारा पारित किया गया है, लेकिन अभी वह मंत्रिपरिषद के सम्मुख नहीं रखा गया है, तो मंत्री जो है वो राष्ट्रपति को दे सकता है, और राष्ट्रपति जो है उस आदेश को या उस चीज को या उस कानून को जो है वो किसको दे सकता है? मंत्रिपरिषद के सामने रखने को कह सकता है। मंत्रिपरिषद को कह सकता है कि उस पर विचार करें। मतलब ये समझिए कि कोई एक मंत्री है और उस मंत्री ने कोई एक विधि का निर्माण किया है कि भाई हमें जो है इस विधि की जरूरत होनी चाहिए, ये विधि बहुत जरूरी है, लेकिन इस विधि को मंत्रिपरिषद ने क्या किया है कि कंसीडर नहीं किया है, मतलब कि कहा है कि ठीक है देखेंगे। तो मंत्री ने क्या किया कि इस विधि को ले जाकर राष्ट्रपति के सामने रख दिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने रख दिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि अरे भाई ऐसा मत करो, देख लो, एक नज़र तो मार ही लो। तो मंत्रिपरिषद क्या करेगा कि उस विधि पर एक दृष्टि डालेगा कि भाई देख लेते हैं कैसी विधि है, कैसा क्या है। तो मंत्रिपरिषद अब यहाँ पर उस पर देखेगा। तो ये भी किसमें बताया गया? 78 में बताया गया। सीधा सा प्रधानमंत्री के कर्तव्य सूचना को लेकर बात की गई है इसमें, किसमें? 78 में। तो अभी आप लोगों ने समझा कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसमें 74, 75 और 77 और 78, तो ये 4 आर्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसमें क्या बताया गया है? 74 में मंत्रिपरिषद के विषय में बताया गया है। मंत्रिपरिषद के विषय में बताया गया कि मंत्रिपरिषद क्या होगा? जो राष्ट्रपति की सहायता के लिए होगा। 75 में मंत्रिपरिषद से संबंधित जो भी विषय हैं, यानी कि मंत्रिपरिषद की नियुक्तियां हैं, वेतन भत्ते हैं, शपथ है, वो सारी चीज़ों को इसमें बताया गया कि कितना स्ट्रेंथ होगा, यानी कि 15% होगा टोटल लोकसभा का, किसके प्रति उत्तरदायी होगा, वो सारी चीज़ें बताई गई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम इस आर्टिकल को कह सकते हैं किसके बारे में? मंत्रिपरिषद के बारे में। 74 और 75 जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 75, क्योंकि अधिकांश प्रश्नों को मैंने देखा है कि इसी से ही बनते हैं। 77 और 78 हायर लेवल एग्जामिनेशन, यानी कि उत्तर प्रदेश एसआई, बिहार एसआई और उसके साथ साथ यूपी पीसीएस, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इनमें जो है इस 2 आर्टिकल्स से इस तरीके से नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। 77 में भी एक क्वेश्चन अक्सर नॉर्मल एग्जाम्स में या 10+2 लेवल पे बन जाता है, क्या कि जो राष्ट्रपति के नाम से कार्य होते हैं वह भारत सरकार के सभी कार्य किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। ये किस आर्टिकल में है? 77 में, 77 में। तो हम कह सकते हैं कि इस
जो 74 और 75 ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं, लेकिन 77 और 78 भी अपने स्थान पर एक महत्व रखते हैं। तो इन चारों में क्या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विषय में एक संक्षेप में चीजों को समझाया गया है। देखिए 76 क्या है, अभी 76 को हमने नहीं समझा। देखिए एक बात मैंने आप लोग पीछे से लगातार बताता हुआ आ रहा हूँ कि हम लोग जो है 52 से अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन सभी आर्टिकल्स को समझते हुए आ रहे हैं। जो 76 है मैं उसमें ये बता देता हूँ कि इसमें महान्यायवादी के बारे में बताया गया है, महान्यायवादी के बारे में बताया गया। तो इसके लिए पूरा एक चैप्टर है, उस पर हम अच्छे से बात करेंगे कि इसकी क्या क्या शक्तियां हैं, जो कि हम इसका जो सेकंड क्लास होगा उसके बाद हम लोग करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में आज की क्लास में हमने इन 4 आर्टिकल्स को देखा और इनके बारे में समझने का पूरा प्रयास किया। कल की जो क्लास होगी मंत्रिपरिषद को ही लेकर, इसमें हम मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, जो ये 2 शब्द है मुख्य रूप से, ये जो मंत्रिपरिषद आपने देखा है, एक शब्द आपने अक्सर सुना होगा मंत्रिमंडल। तो ये मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर होता है ना, 2 शब्द आपने अक्सर सुने होंगे। तो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर होता है, इस चीज को समझेंगे। इसके साथ ही हम इसमें देखेंगे कि जो उत्तरदायित्व हैं, जो मैंने अभी आपको बताया 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 2 तरीके के हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, और इसमें क्या क्या चीजें हैं उन चीजों को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो ये टॉपिक हम लोग कल क्लियर करेंगे। तो इस ट्यून बना के रखिए क्लास के साथ। रोज सुबह 9 बजे आपकी ये पॉलिटी की क्लास तो अपलोड हो ही जाती है। उसके बाद आपकी जो क्लास होती है वो मैथ्स की होती है। अब धीरे धीरे आपकी रीजनिंग की भी शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद हो सकता है कि मैथ्स में जो एडवांस मैथ के कैंडिडेट हैं, जो चाहते हैं एडवांस मैथ शुरू हो, तो उनका एडवांस मैथ भी जल्दी ही शुरू कर देंगे। अलजेब्रा के साथ हम लोग शुरू करेंगे, या बीज गणित को शुरू करेंगे। अलजेब्रा बीज गणित का हिस्सा है, उसको भी शुरू करेंगे। एडवांस मैथ भी शुरू करेंगे, और अदर्स जो सब्जेक्ट हैं वो भी अब धीरे धीरे आपके शुरू हो जाएंगे। जीएस के जो अदर सब्जेक्ट हैं वो भी शुरू हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि नॉलेज आपको कुछ मिला है, तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, धन्यवाद।